बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने एक्चुअली एक एक पार्ट मेजर पार्ट जो है वो कंक्लूड कर लिया और हमने एक्चुअल में कुछ चीज़ें देखी और वो चीज़ें क्या थी। वी स्टार्टेड विद प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ के प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है उससे पहले कुछ काम होते हैं, तो हमने ये देखा कि वो काम कौन करता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो काम जो हमने प्रोजेक्ट सिलेक्शन के वक्त किए या वो डिसीजन मेकिंग जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन के वक्त की, उसका इफेक्ट बाद वाले जो प्रोजेक्ट हम मैनेज कर रहे हैं उस पे आता है, बाद वाले तमाम एक्शंस पे आता है। अच्छा, देन वी इनिशिएटेड द प्रोजेक्ट और इनिशिएशन के लिए हमने कुछ चीज़ें देखी, कुछ एक्शंस देखे जो हम करते हैं, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू प्लानिंग। और प्लानिंग में हमने कहा कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं देयर इज अ लॉजिकल सीक्वेंस इन दैट, और उस पे आई एम्फसाइज्ड कि जी आप इट वुड बी ग्रेट अगर आपको वो लॉजिकल लॉजिकल सीक्वेंस समझ आ जाए तो ऑब्वियसली आप प्लानिंग के सारे एक्शंस एक सीक्वेंस में कर लेंगे। अच्छा, देन वी वेंट टू एग्जीक्यूटिंग एंड देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड देन लास्टली द क्लोजिंग सेक्शन। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको कल ये बताई थी और ये आपने कंटिन्यूसली अपने माइंड में रखना है इसको। जब भी कोई एक प्रोसेस आप पढ़ेंगे तो आपने ये ज़रूर देखना है कि यार क्या ये प्रोसेस फर्स्ट टाइम हो रहा है। लाइक क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट होगी, उस स्टेटमेंट से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या ये चीज़ इस वक्त फर्स्ट टाइम हो रही है। लाइक अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट ये कहती है कि यू हैव इनिशिएटेड द प्रोजेक्ट एंड करंटली यू आर प्लानिंग सो एंड सो थिंग, तो इसका मतलब क्या है कि अभी फर्स्ट टाइम इनिशिएटिंग हुई है और अभी हमारा जो प्लान बन रहा है वो अभी फर्स्ट पास चल रहा है। ठीक है, चाहे वो प्लान अप्रूव हुआ है या लाइक अभी हम प्लान के अप्रूवल से पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो आपको ये कहता है कि यू आर इन द 6 मंथ ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिंग स्टार्ट होगी हुई है और एट दिस स्टेज यू रियलाइज कि एक खास पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान दैट वाज मिसिंग या आपने खुद उसको इंटेंशनली छोड़ा है, उसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया था प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन के लिए। तो वो प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन के लिए रोलिंग वेव प्लानिंग के तहत आपने छोड़ा था। ये दोनों टर्म्स मैं आज फिर एक दफा आपको रिवाइज करवाऊंगा, रोलिंग वेव प्लानिंग क्या है और प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन क्या है। तो इसके तहत आपने छोड़ा था एंड नाउ यू हैव गॉट एनफ इंफॉर्मेशन, तो अब आप वो पार्ट को प्लान कर रहे हो। तो अब ये फर्स्ट पास नहीं है, बेसिकली ये आप का प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए 6 महीने हो चुके हुए हैं, प्रोजेक्ट प्लान अप्रूव हो गया था, तो अब आप इसके अंदर कोई चेंजेस करते हैं तो ऑब्वियसली आपने क्या कहते हैं चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू इस तरफ आना होगा। इसी तरह मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में आई सेड के आप अपनी करंट परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो विद व्हाट यू हैड प्लान, और उन दोनों के दरमियान अगर कोई वेरिएंस आती है तो हम फिर ये देखते हैं कि यार वो वेरिएंस कितनी है। क्या वो वेरिएंस छोटी सी वेरिएंस है, तो जब मैं कहता हूँ छोटी सी तो इसका मतलब ये है कि वो वेरिएंस हमारे थ्रेशोल्ड लिमिट्स के अंदर है या उस थ्रेशोल्ड लिमिट के बाहर है। फॉर एग्जांपल, ये जब हमारा कॉस्ट लेट से कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान बनेगा तो उस कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान में हम अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट्स डिफाइन करेंगे कि हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट्स +-5% है, लेट्स से। ठीक है, अच्छा अब +-5% का मतलब ये है, मैं अभी बिल्कुल इसको सिंपल रखने के लिए कह रहा हूँ कि मैं इस वक्त प्रोजेक्ट के 6 महीने हो चुके हैं स्टार्ट हुए हुए, और मेरा एक्चुअल जो कॉस्ट आ रही है जो मैंने इनकर की है वो मेरी प्लान्ड कॉस्ट से कुछ ज्यादा है। अब लाइक अगर मैंने $10,000 अभी तक लगाने थे, ये मेरी प्लान कॉस्ट थी, और मैंने इसके अगेंस्ट $12,000 लगा दिए, तो आई वुड लाइक टू सी कि यार ये जो मैं ऊपर गया हूँ 2,000, ये 10,000 का कितना बनता है। अगर तो वो 5%, एक्चुअल में इस तरह नहीं होता बट मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होता है, लेकिन अब मैं ये देखूंगा कि यार ये जो इंक्रीज या वेरिएंस आई है ये 5% से ज्यादा है, ये कम है। अगर इससे ज्यादा है तो आई वुड रिक्वायर सम करेक्टिव एक्शन। अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि यार ठीक है, ये करेक्टिव एक्शन की जरूरत नहीं है, ये वेरिएंस मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट्स के अंदर है, जिसको मैं आसान अल्फाज में अगर लेमैन टर्म्स में बात करें तो मैं ये कहूंगा कि यार ये जो मेरी वेरिएंस है ये कुछ ज्यादा नहीं है, बस ठीक है एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है, दैट्स इट। अच्छा, फिर मैंने अगर वो वेरिएंस हो तो हम ये देखना चाहेंगे कि यार इस वेरिएंस की कॉज क्या है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वेरिएंस की कॉज ये होती है कि आपका प्लान ठीक था लेकिन एग्जीक्यूटिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आए हैं या लैप्सेस आए हैं जिसकी वजह से आपका ये वेरिएंस आ गया। दूसरा ये हो सकता है आपका प्लान भी ठीक था, एग्जीक्यूटिंग भी ठीक थी, लेकिन कुछ अननोन अननोन हुआ है। कुछ अननोन मतलब अगर सब कुछ सही है तो फिर कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो हमारे से ओवरलुक हो गया है।
दैट मीन्स हमारे रिस्क में भी आइडेंटिफाई नहीं था, हमारा प्लान भी ठीक था, हम प्लान के मुताबिक चल भी रहे थे, तो इट मीन्स समथिंग अननोन हैज अकर्ड, कोई अननोन रिस्क जिसके बारे में कल बात की थी बड़ी डिटेल में, दैट इज अकर्ड, और उसकी वजह से ये चीज ऊपर गई है। बट व्हाटसोएवर द रीजन मे बी, हम उसका एक रूट कॉज एनालिसिस करते हैं एंड देन वी सी कि यार ये वेरिएंस क्यों आई है, और फिर हम उन फैक्टर्स को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वेरिएंस आई है। आज मैं यहाँ पे एक छोटा सा एडिशन और कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली आज भी आपको इन्हीं प्रोसेस ग्रुप से एक दफ़ा फिर गुजारूंगा क्विकली, एक और अंदाज से, और मैं कुछ चीज़ें ऐड करता जाऊंगा। अच्छा, अभी मैंने आपको कहा कि मैंने वो वेरिएंस चेक की और वो वेरिएंस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा थी। मैंने कहा कि भाई थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है तो आई नीड टू चेक कि यार इसके पीछे रूट कॉज क्या है। तो मैंने आरसीए किया, रूट कॉज एनालिसिस किया, और रूट कॉज एनालिसिस के नतीजे में मुझे कुछ चीज़ें पता चली, जो भी रीजंस थी। मैं फिर उन रीजंस को एड्रेस करने के लिए मैंने कुछ एक्शंस प्रपोज किए। अच्छा, और वो प्रपोज ऑब्वियसली चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू हो गए। बाकी एक्शंस जो मर्जी हो, एक एक्शन मैं आपको इस वक्त हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। बाज दफा ये होता है कि आप अपनी बेस लाइन को चेंज कर देते हैं और आप कहते हैं कि यार दिस इज अ करेक्टिव एक्शन। बेस लाइन को भी चेंज कर देना करेक्टिव एक्शन है। इससे क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल हमने प्लान किया जी कि हम, लेट्स से हमने बड़े, हम ओवर एंथुसियास्टिक थे और वी सेड कि जी हमने 5 वीक्स के अंदर अंदर अपनी ट्रेनिंग पीएमपी की मुकम्मल कर लेनी है एंड बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। थर्ड वीक पे हमें रियलाइज होता है कि यार हमने थर्ड वीक पे कहा था, लेट्स से कि थर्ड वीक तक जो है ना 60% ऑफ द सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, या मेरी तैयारी 60% हो जानी चाहिए, बट एक्चुअली मेरी तैयारी अभी 50% है। तो अब ये जो वेरिएंस आई है between what I had planned and what I have actually achieved, वो वेरिएंस मैं कहता हूँ यहाँ ज्यादा है और मुझे कुछ करेक्टिव एक्शन लगाना पड़ेगा। अब ये जो करेक्टिव एक्शन है, एक तरीका तो ये है कि मैं बाकी के जो 2 वीक्स हैं उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दूं, मतलब 2 घंटे की बजाय 4 घंटे पढ़ना शुरू कर दूं। एक मेरे पास करेक्टिव एक्शन ये हो सकता है। बाज दफा मतलब जो हमारी ऑब्वियसली जो मैं बात करने लगूँ ये हमारी लास्ट प्रायोरिटी है, बट रिमेंबर कि ये भी एक एक्शन ही है। वो ये होता है कि यार ये 4 घंटे तो मैं नहीं पढ़ सकता, सो आई नीड टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ माई प्रोजेक्ट। और मैं कहता हूँ कि मेरी बेस लाइन थी कि 5 बेस लाइन रेफरेंस ये था कि जी मैंने 5 वीक में करनी है, तो मैं कहता हूँ नाउ आई विल कंप्लीट इट इन 7 वीक्स। ये जो मैंने 7 वीक किया, तो अब मैं अपनी परफॉर्मेंस इस नई बेस लाइन से चेक करूंगा। मैं इस वाली पुरानी बेस लाइन से चेक नहीं करूंगा। मेरी बेस लाइन चेंज हो गई और मैं अपनी परफॉर्मेंस, फ्यूचर परफॉर्मेंस अब जितनी भी होगी इस बेस लाइन से करूंगा। तो मैं जैसे ही इस बेस लाइन से करूंगा तो मैं कहूंगा कि यार ओके, पहले ये था कि मुझे 2 वीक्स में, मतलब 3 वीक्स में मैंने 60% किया और बाकी 2 वीक्स में लेट्स से 40%, और सॉरी 3 वीक्स में मैंने 50% अचीव किया और बाकी 2 वीक्स में 50% करना था। सो आई सेड कि नहीं यार, ये 2 वीक्स में 50% नहीं हुआ, मुझे पिछला 50 करने के लिए 3 वीक्स लगे हैं। तो अब जैसे ही मैंने अपनी 7 वीक इंक्रीज कर दिए, मतलब 2 वीक्स एक्स्ट्रा कर दिए, तो अब मैं कहूंगा रिमेनिंग वीक्स मेरे पास इस वक्त 4 हैं। 3 वीक हो गए हैं और 4 वीक बाकी पड़े हुए हैं, और जबकि मुझे जो चीज़ें कंप्लीट करनी है वो अभी 50% ऑफ द वर्क या 50% ऑफ द प्रिपरेशन है। तो अब आप देखेंगे कि जी सिर्फ ये चीज़ इंक्रीज करने से मेरी परफॉर्मेंस विद इन कंट्रोल, विद इन बेस लाइन आ गई है। तो अब मेरी वो वेरिएंस जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। सो एक वेरिएंस ये होती है कि आप करेक्टिव एक्शन कोई ऐसा लें कि आप का जो अभी ओवरशूट आप कर गए थे या आप बिहाइंड द स्केजुअल थे, बजट में ओवर चले गए थे, वट आप उसको किसी तरह वापस ला के देंगे। वैसे कॉस्ट में ये करना मुमकिन नहीं होता, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम कॉस्ट का नॉलेज एरिया पढ़ेंगे, लेकिन टाइम के केस में हम उसको कवर कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ना लेट कवर कर लेंगे। तो वो जो लेट कवर करना होता है वो हम कर सकते हैं। बट मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि यार एडजस्टिंग द बेस लाइन इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्शंस। और जैसे ही आप बेस लाइन आगे जाते हो तो फिर अब आप नए प्लान के मुताबिक कंपेयर करते हो। और ये जो हमने कहा था 3 वीक और 2 वीक और 5 वीक, अब मैं इसको यूं कंपेयर करूंगा कि 3 वीक्स हो गए हैं और 3 वीक्स में मैंने 50% अचीव कर लिया है, बाकी मेरे पास 4 वीक्स है और उन 4 वीक्स में मुझे बाकी 50% करना है। तो अब अपेरेंटली मेरी वो जो वेरिएंस है वो खत्म हो गई है। ठीक है। तो करेक्टिव एक्शन को करने के लिए आप, उनका मेन मकसद ये होता है कि जो वेरिएंस आई है वो वेरिएंस एड्रेस हो। तो या तो आप कुछ अपनी इस्लाह फरमा लें
तो या फिर आप मैनेजमेंट के पास जाएं और उन्हें कहें कि सर एक मौका और दे दें, मुझे थोड़ा सा ये एक्सटेंड कर दें, ऑल्दो दिस शुड बी योर लास्ट चॉइस। ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे, किसी जगह ये आएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि दिस शुड बी योर लास्ट चॉइस, बट स्टिल इट्स वन ऑफ द एक्शंस दैट वी डू एज अ करेक्टिव एक्शन। सो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में हमने क्या पढ़ा? मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में ओवरऑल हमने एक चीज देखी कि भाई आप प्लान से कंपेयर करते हैं योर एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर वेरिएंस आए तो आप देखते हो कि वेरिएंस कितनी है। अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है या उससे बहुत कम है, लाइक +-5% के बाहर है, तो फिर मैं चाहता हूं कि कोई करेक्टिव एक्शन लिए। फिर आप वो करेक्टिव एक्शन लेते हैं, ऑब्वियसली उसके लिए आप चेंज रिक्वेस्ट वगैरह इनिशिएट करोगे और अपने प्लान में जो भी चेंजेस हैं वो करनी है। फिर आप सिर्फ ये करेक्टिव एक्शन लेके बैठ नहीं जाते हो, इनफैक्ट फिर आप देखते हो कि उस करेक्टिव एक्शन से आपका मसला भी हल हुआ या नहीं हुआ। अगर मसला हल हो गया तो फिर आप कहते हो कि ओके दैट्स फाइन, अगर नहीं हुआ तो फिर आप उसको फर्दर रिफाइन करते हो। सो दिस वे ये आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इन जनरल होता है। और फिर उसके बाद हम क्लोजिंग में गए और हमने क्लोजिंग का भी टॉपिक या पार्ट किया। सर एक चीज थी, जी बोलिए। इन टर्म्स ऑफ ये ड्यूरिंग द प्रोग्राम अगर आपके किसी स्टेज के ऊपर भी वेरिएंस आ गया, लाइक इट्स लोअर देन 5%, जो आपने मिसाल दी 2000 का जिसका आया है, 10,000 का 2000 आया, तो इज इट पॉसिबल कि जी हम इसको इस तरह देख रहे हैं कि जो 2000 का वेरिएंस है इसको हम नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोजेक्ट जो भी उसकी लाइक बिल्डिंग बन रही है तो उसकी जो आगे फिनिशिंग की काम आ रहा है या कोई और जो आगे काम आ रहा है, हम इसको वहां पे कहीं पे बैलेंस कर दें नहीं नहीं, कि जो हमारी जो प्रिस्क्राइब्ड मैं समझ हमारी गया, अमाउंट थी प्रोजेक्ट की, हम उसी में रहें? नहीं नहीं नहीं, आप ना नहीं। नहीं, हाँ ये बड़ा ही सिस्टमैटिक और रिजिड काम है। मतलब इसको आपने ना बहुत ही कहना कि ये जो प्लान है मैंने इस प्लान से नहीं हटना। बेसिकली एक टर्म हम यूज करते हैं गोल्ड प्लेटिंग। ठीक है, गोल्ड प्लेटिंग ये होती है कि आप का जो काम, ये भी आज कहीं शायद आएगा आगे, गोल्ड प्लेटिंग में होता है कि अगर हम स्कोप आज स्टार्ट कर पाए तो गोल्ड प्लेटिंग का मतलब ये होता है कि आपको जो काम कहा गया है, यानी कि जो मेरा स्कोप है, मैं उस स्कोप से ज्यादा करके दे रहा हूं, ये है गोल्ड प्लेटिंग करना। गोल्ड प्लेटिंग इज अ क्राइम इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हमें जितना काम कहा गया है ना, हम उतना ही करेंगे। हम कोई साथ पिज्जा के साथ कोई फ्री कोल्ड ड्रिंक नहीं देंगे। मार्केटिंग जो हम पढ़ते हैं ना, मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट है या मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है, वो जनरली कहते हैं कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई करें। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब ये होता है कि जो चीज कस्टमर ने मांगी है आप वही चीज उसको दें, तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है। और वो मार्केटिंग वाले कहते हैं कि आप बल्कि उससे बढ़ के दें, और बढ़ के ये होता है कि आप उसको उस चीज से ज्यादा दें जो उसने मांगी है, और उसको उससे कस्टमर डिलाइट होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर डिलाइट। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम ये कहते हैं कि भाई गोल्ड प्लेटिंग इज अ क्राइम, वी कैन नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। आप एक्स्ट्रा करेंगे तो दैट वुड बी अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ठीक हो गया? अच्छा, जो आप मुझे कह रहे हैं कि अगर मैंने वो 10,000 सेव कर लिया हुआ है और ये 10,000 मैं बाद में किसी और जगह पे लगा दूंगा, भाई बाद में जो काम स्कोप के अंदर लिखा हुआ है उसका मेरे पास एस्टिमेट बना हुआ है। अगर मैं जबरदस्ती लगाऊंगा तो इसका मतलब है मैं कुछ ऐसा ऐड कर रहा हूं जो मुझसे मांगा नहीं गया, एंड दैट वुड बी कंसीडर्ड एज गोल प्लेटिंग। या फिर ऐसा है कि जो फ्यूचर का हम रहता है उसका मैंने एस्टिमेट गलत लगाया हुआ था, उस वक्त मैंने गलती की थी। दोनों सूरतों में मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कोई रॉन्ग प्रैक्टिस जरूर हो रही है। इज दिस पॉइंट क्लियर उमर खान? राइट सर, राइट। इसमें ये तो हो सकती है चेंज रिक्वेस्ट करके हम किसी तरह उसको कर सकते हैं। चेंज रिक्वेस्ट करके हम स्कोप बढ़ा सकते हैं, यू राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। या अगर आप हम जी या वो अमाउंट हम कर सकते हैं। अब ऐसा ही है, इट डिपेंड्स आप किस तरह डील कर रहे हो। खुद से नहीं कर सकते, पॉइंट हियर इज खुद से नहीं कर सकते। और दूसरी बात, इट इज आप स्टैंडर्ड नॉर्म और प्रैक्टिस कि आप पे कोई ड्यूटी नहीं है, आपकी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा करके दें। ठीक है, मार्केटिंग के केस में ना वो कहते हैं, वो जो फ्रंट डेस्क पे बैठे हुए हैं, साथ में एक चॉकलेट पकड़ा दी, बच्चा आया हुआ है, साथ में कोई टॉय दे दिया, मतलब यू डू समथिंग एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा वाली कहानी है, गिफ्ट घर भेजा है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया है वगैरह वगैरह, ये हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्स्ट्रा नहीं होता। बट स्टिल अगर आपके माइंड में सर
एक प्रपोजल आता है, सॉरी सलमान, मैं एक अगर आपके माइंड में एक ऐसा आइडिया आ रहा है कि यार ये 10,000 है, एक्चुअल में पीछे कुछ कहानी होगी, आपको वो प्रोजेक्ट के ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स माइंड में रखने हैं, ठीक है। अगर लेट्स से ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे 10 लाख मैंने कस्टमर से चार्ज करना है और 8 लाख में मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अब अगर ये जो 10,000 है ना, ये एक्चुअल में मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, जो मैं इन 2 लाख जो प्रॉफिट कमाना था उससे ज्यादा कमा रहा हूँ। तो अब इस केस के अंदर स्पॉन्सर वुड बी द पर्सन जो मुझे बताएगा कि सर वो जो एक्स्ट्रा बच रहा है 10,000 $15,000 वो आपने अपनी जेब में डालने हैं, मतलब मींस ऑर्गेनाइजेशन के पास रखने हैं, या यू वुड लाइक कि हम कस्टमर को वो फलां चीज सजेस्ट कर दें, उससे ये होगा कि कस्टमर की बाद की मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी। मसलन हमने ये जब स्कोप डिफाइन कर रहे थे तो उसमें और क्वालिटी डिफाइन कर रहे थे तो हमने कस्टमर से पूछा था कि ये चीज इतने की है, अगर आप ये इस्तेमाल करोगे तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट इतनी आएगी, और इसकी बजाय अगर ये चीज करोगे तो बजट 10,000 ऊपर चला जाएगा, लेकिन उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वुड बी लेस। तो अब हमारे पास वो मार्जिन जनरेट हो गया है। तो लेट्स टॉक टू द कस्टमर। अब वो अगर वो मुझे कहता है कि फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर कहता है कि भाई कस्टमर से हमारी चीज लॉक हो चुकी हुई है, हमने डिस्कस कर लिया है, दैट्स इट, अब ये जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है, इवन देन इट्स फाइन। अगर वो कहता है कि हाँ यार चल ठीक है, हमारा तो 2 लाख बच ही रहा है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी प्रैक्टिस की है और वो कहते हैं कि यार ठीक है, आप कस्टमर को आप बता दो कि वाइल रिमेनिंग इन द सेम कॉस्ट और सेम बजट, आपको हम ये सजेस्ट करते हैं कि अब आप काइंडली अप्रूव कर दें कि ये वाली चीज ना खरीदें जो हमने पहले डिसाइड की थी, ये कर लें, ये आपके लिए लॉन्गर रन में बेहतर है। तो ऑब्वियसली कस्टमर वुड वेलकम इट, वो कर लेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर एंड हिज टीम और हर टीम। प्रोजेक्ट मैनेजर खुद से ये काम नहीं कर सकता जी। सलमान आपने कुछ पूछना था, सॉरी। सर मेरा सवाल ये था कि गोल प्लेटिंग तो वो सिनेरियो है जिसमें एज प्रोजेक्ट मैनेजर्स या एज पीएमओ हम खुद कोई इन्हांसमेंट या खुद कोई बेहतर चीज करने के उसमें जुमरे में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बिल्डिंग के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिकल वो लगा रहे हैं, फिटिंग्स लगा रहे हैं, हम सर सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज अगर कोई आ रही है। नहीं ठीक है, नहीं I'm driving। तो उसमें ये है कि जी हमें हमने लगानी है चाइनीज फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल जो फिटिंग्स है घर के अंदर एग्जांपल, हम कहते हैं जी हम जापानीज लगा लेते हैं, उसी कॉस्ट में आ रही है, मतलब व्हाटएवर, लेकिन वो अप्रूव नहीं है फ्रॉम द स्पॉन्सर। और दूसरा ये कि हमें किसी ने कहा नहीं है, हमें भी खुद से कर रहे हैं। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि हमने स्कोप में क्लियर किया विद द स्पॉन्सर कि जी हम ये चाइनीज फिटिंग्स लगाएंगे, 1,000 रुपए की एक फिटिंग आती है, तो ये इस पे हमने लॉक कर लिया। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कस्टमर आके स्पॉन्सर आके कहता है कि जी अब ऐसा करें, आपने आधी बिल्डिंग में तो चाइनीज लगा ली है, तो अब हमारा दिल है कि अब आप इसमें जापानीज फिटिंग्स लगाएं या अमेरिकन फिटिंग्स लगाएं। तो इसको हम स्कोप क्रीप कहते हैं। हाँ, स्कोप क्रीप कहते हैं। इस पे ये दो सिनेरियोज अलग अलग तरीके से डील होते हैं। बिल्कुल दोनों अलग है। मैं आपको ये एक और वर्ड आपने ऐड कर दिया। एक हमने बात की गोल्ड प्लेटिंग। गोल्ड प्लेटिंग वो है जो आपसे मांगा नहीं गया, आप दे रहे हो। आपसे मुराद प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टीम है, ठीक है। आपसे उन्हें शशका आपने एक ऐड करके दे दिया, दैट इज गोल्ड प्लेटिंग। अच्छा, दूसरा है, एक और वर्ड हम यूज करते हैं स्कोप क्रीप का। स्कोप क्रीप जो है ना, इसका मतलब ये होता है कि जनरली ये सॉफ्टवेयर वाले इस चीज से ज्यादा इनको निपटना पड़ता है। वो ये कि आपको स्टार्ट में कुछ और कहा जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपका स्कोप क्रीप करता रहता है, लाइक इट कीप्स मूविंग ऑन, और इसमें छोटे छोटे एडिशंस या रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं। अब ये जो चेंजेस हैं ये एक हद तक अकोमोडेट हो सकती हैं। पहली बात, आप इन जनरल की बात हो रही है, बिकॉज बाज दफा इस तरह होता है कि लाइक अगर मैंने लेट्स से कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, 2 पिलर 3 पिलर या 4 पिलर खड़े किए हुए हैं, तो उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई डिजाइन है, उसकी कोई स्ट्रेंथ है। अब मुझे कोई ऊपर कहता है कि यार एक स्टोरी और ऐड कर दो पूरी की पूरी, तो क्या ये जो नीचे मैंने चीजें खड़ी की हुई हैं वो उस एडिशनल स्टोरी की स्ट्रेंथ संभाल सकेगा या नहीं सकेगा? मतलब मुझे ये भी तो देखना है। पैसा तो ठीक है, अब वो बजट ऊपर नहीं जाएगा, सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे जो मेरा इनिशियल डिजाइन हुआ हुआ है वो कुछ और लॉजिक्स पे या बेसिस पे हुआ हुआ है टेक्निकली। अच्छा, अब एक बात तो ये, तो अब अगर मुझे कहता है यार इसको रिजेक्ट कर दो, इसको ना चेंज कर दो, मैं कहता हूँ इसको सारा गिरा दो और तुम जो है ना 3 स्टोरी का नया डिजाइन बनाओ। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बेसिकली मैं कहूंगा, उसको ये बताऊंगा कि आप स्कोप का मेजर चेंज कर रहे हैं, ये कस्टमर है या जो भी है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आप उस गिवन बजट एंड उस गिवन
टाइम के अंदर होगा। मैं आपको दोबारा से ये चीजें कैलकुलेट करके देता हूँ और आप काइंडली मुझे नया बजट और वो अप्रूव करके दें, देन वी विल प्रोसीड। यहाँ पे एक तरह से प्रोजेक्ट हॉल्ट पे चला जाएगा कुछ दिन के लिए, जब तक कि ये नई चीजें प्रूव नहीं हो जाती। अच्छा, अब देखिए, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपको कहा जाए आप बस चुप करके कर दो। अगर कस्टमर कहता है कि भाई ये चीज बढ़ा दो, तो ठीक है, बढ़ा दें। अगर वो पैसा देने के लिए भी तैयार है और वो करने के, ठीक है। लेकिन ये तो है मतलब जो आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर करना है। अगर आपके स्पॉन्सर ने कहा है कि भाई कस्टमर ने पैसा देने के लिए तैयार है, ठीक है, यू जस्ट डू दैट प्रोजेक्ट, ओके सर, आई विल डू दैट प्रोजेक्ट, और अब मैं नए स्कोप के मुताबिक अपना काम शुरू कर दूंगा। लेकिन होता ही है, जनरली होता ही है कि टू मच ऑफ चेंजेस ये दोनों साइडों से, अगर बार बार परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन हो रही है जो आपका प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रही है, यानी कि हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर्स, उसकी तरफ से चेंजेस आए बहुत ज्यादा या कस्टमर की तरफ से आए, बार बार चेंजेस जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। ये है एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट के अंदर जो काम कर रहे होते हैं। जैसे हम कहते हैं यार इस कस्टमर को ना बस एक दफा बना के अब फारे करो, जान छोड़ो इससे। हालांकि आपको पैसा आ रहा है, वो आपका क्लाइंट है, आपको वो पैसा दे रहा है, बट यू नो यू गेट इरिटेटेड। हर दूसरे दिन एक वो नई चीज ला रहा है, हर दूसरे दिन, और पैसा दे रहा है, नो डाउट, बट स्टिल आपकी टीम जो है ना उसका मोरल, उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट इससे जरूर होती है। बट अभी जो पीएमपी पर्सपेक्टिव में आपने याद रखना है वो क्या है कि आपको जो चीज करनी है वो होगी जो अप्रूव्ड है। अगर कोई इजाफा, कोई एडिशन अप्रूव कर दिया जाता है, यू विल डू दैट। अगर वो अप्रूवल नहीं होता, आप नहीं करेंगे। बस ये आपने बेस अपनी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कर देनी है। अच्छा जी, अब मैं ये चाहूंगा कि आपने वो सारी चीजें, एक्शंस वगैरह देख लिए। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई जब आपके पास पिमबॉक गाइड या वो जो स्टैंडर्ड है वो आपको एक खास चार्ट हमने देखा हुआ है और उसमें वो प्रोसेसेस उसमें लिखे हुए हैं, पहले इनिशिएटिंग के अंदर 2 प्रोसेसेस हैं एंड सो ऑन, इस तरह करते करते टोटल 49 प्रोसेसेस हैं, 10 नॉलेज एरिया, 5 प्रोसेस ग्रुप, और बुक पूरी जो है वो स्टैंडर्ड पूरा जो है वो गाइड पूरी वो प्रोसेसेस की बात करती है। देन व्हाई वी आर स्टडीइंग एक्शंस, वो कहता है डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर करो और उसके ये इनपुट्स हैं और ये आउटपुट्स हैं, और मैं आपको कह रहा हूँ कि चार्टर बनाने के लिए आपको ये करना है, ये करना है। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि आपको मैंने ये बताया था कि एग्जाम का जो कंटेंट है वो इस तरह चेक करते हैं कि भाई आपको प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के लिए क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, और हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपके पास जो रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल है वो क्या है। पीएमपी एग्जाम ये टेस्ट करता है, वो प्रोसेस को ऐसा नहीं डील करता। वो एक प्रोसेस ग्रुप के अंदर, प्रोसेस एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, जैसे डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर है, तो प्रोसेस को वो डील नहीं करता, बल्कि उस पूरे के पूरे प्रोसेस ग्रुप के के अंदर, सॉरी, जितने टास्क हैं उनको डील करता है, और वो इस प्रोसेस ग्रुप को डोमेन का नाम देता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि एग्जाम कंटेंट आउटलाइन चेंज हो रही है, तो ये मैंने आपको इसका एक समरी जरूर दी हुई है। ये आपको मैं एक एग्जाम कंटेंट आउटलाइन मैंने आपसे शेयर भी की हुई है, उसका सिर्फ एक आइडिया दिखाने के लिए कि क्या है कि ये मेरे पास इनिशिएटिंग की डोमेन है। इस डोमेन के अंदर ये टास्क वन है कि परफॉर्म प्रोजेक्ट असेसमेंट बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, लेसन लर्न्ड वगैरह वगैरह। टास्क टू ये है आइडेंटिफाई की डिलीवरेबल्स बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट। ये टास्क थ्री क्या है, परफॉर्म स्टेक होल्डर एनालिसिस। टास्क फोर क्या है, आइडेंटिफाई हाई लेवल रिस्क अजम्पशन कंस्ट्रेंट। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि हमने ये सारे एक्शंस या टास्क पढ़ लिए हमें, और इन टास्क को जो परफॉर्म करना है, और इसमें से 30% जो है ना वो क्वेश्चंस आपके आएंगे टोटल एग्जाम के इनिशिएटिंग में से होंगे, और इनको परफॉर्म करने के लिए जो रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स हैं वो ये हैं। एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, बेनिफिट एनालिसिस टेक्निक्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर है, और एस्टिमेशन टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटेजिक, ये सारी की सारी बेसिकली मिल के ये नॉलेज एंड स्किल्स चाहिए होंगे इन 8 टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो आपने बेसिकली ये 8 टास्क सीखने हैं। हम प्रोसेसेस की बात इसलिए नहीं करें, ऑल्दो हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी हमारा फोकस ज्यादा एक्शन पे होगा। सेम गोस फॉर प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंदर ये 13 टास्क हैं, वो हमें सीखने हैं, प्लस ये जो नॉलेज एंड स्किल इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए है। और इसी तरह ये आगे चलें, आप एग्जीक्यूटिंग है या मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है, और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास क्लोजिंग है। ठीक है। अच्छा, सो और इसके अलावा कुछ क्रॉस कटिंग नॉलेज एंड स्किल्स हैं। क्रॉस कटिंग नॉलेज एंड स्किल्स का मतलब ये है कि जैसे एक्टिव लिसनिंग है ना, ये किसी एक प्रोसेस ग्रुप या डोमेन के लिए नहीं है, ये सारे डोमेन्स में चाहिए।
अगर आपको बेनिफिट रियलाइजेशन करनी है तो फिर भाई ये सिर्फ इनिशिएटिंग या सिर्फ प्लानिंग से लिंक नहीं है, ये हर जगह सबसे लेकर डिसीजन मेकिंग है, तो आपको राइट फ्रॉम द इनिशिएटिंग टिल क्लोजिंग वो डिसीजन मेकिंग करनी है। सो ये बेसिकली आपका एग्जाम का वो बैकग्राउंड है, या सॉरी एग्जाम के कंटेंट है जो आपको समझ आना चाहिए। सो आई जस्ट वांटेड कि एक दफा आपको इसका भी आइडिया हो जाए। अच्छा जी, अब हम आते हैं वापस, और हमने जो बातें शुरू में की इनिशिएटिंग के अंदर, अब कुछ बातें और हैं, कुछ मतलब एक तरह से मैं उसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, और जहाँ पे छोटा मोटा एडिशन मुझे करना हुआ वो मैं साथ के साथ करता रहूंगा। अच्छा, अब इनिशिएटिंग के अंदर जर्नल इनपुट्स क्या क्या होंगे? आपको याद है प्रोजेक्ट इनिशिएट करने के लिए या इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप में हमने वो 3 चीजें क्या हैं जो बनानी है? पहली चीज है, मुझे एक प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है, करेक्ट? ये आप काइंडली याद रखिएगा, और मतलब आप भी काइंडली इसमें पार्टिसिपेट करें। हमें एक प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है, पहली बात। और क्या बनाना है जी इस इनिशिएटिंग के अंदर? स्टेक होल्डर रजिस्टर। मुझे स्टेक होल्डर रजिस्टर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, स्टेक होल्डर रजिस्टर एंड अजम्पशन लॉग। अच्छा जी, ये 3 काम मुझे इनिशिएटिंग के अंदर करने हैं। अब मुझे इसका मतलब है ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे कि चार्टर के अंदर क्या कुछ होगा, ऐसा ही है ना? अच्छा, चार्टर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जी हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स है आपकी, ये सारी चीजें हाई लेवल है जो कुछ मैं बोलूंगा। हाई लेवल स्कोप कह लें या रिक्वायरमेंट्स कह लें, हाई लेवल अजम्पशंस कह लें, हाई लेवल कंस्ट्रेंट्स कह लें, हाई लेवल रिस्क कह लें, ठीक है? उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर की नॉमिनेशन है, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी है, उसके अलावा जो की कोर टीम जिसको हम कह रहे थे, जो की स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन है, कौन किसको कॉपरेट करेगा, ओवरऑल जर्नल बजट ये कंस्ट्रेंट के अंदर आ जाएगा, जर्नल ड्यूरेशन ओवरऑल वो कितना है। तो भाई मुझे ये सब कुछ बनाना है। अच्छा, और इसी तरह स्टेक होल्डर रजिस्टर में स्टेक होल्डर भी लिखना है, और उनका एनालिसिस भी थोड़ा सा मुझे करना है, और उनकी बारे में भी कुछ पॉइंट्स मुझे वो लिखने हैं। नाउ ये तो है मुझे डिजायर्ड आउटपुट्स जो मुझे चाहिए, और इनको बनाने के लिए, हर चीज लिखने के लिए मुझे क्या कुछ एज एन क्या कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं कहता हूँ वो मेरे एक्चुअल में इनपुट्स होंगे। पता मुझे ये होना चाहिए कि अगर हाई लेवल अजम्पशन कंस्ट्रेंट है तो ये मुझे कहाँ से मिलेंगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उधर से मिलेगा। अब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का एक डिफरेंस आज बता रहा हूँ जो अभी तक मैंने इसको टच नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट का डिफरेंस ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इट इज मोर लीगल थिंग कह लें, एक आपकी लीगल बाइंडिंग है अमंग टू पार्टीज, वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है? एग्रीमेंट ये होता है कि आप जिसको कहते हैं ना, हमारा कोई एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, एक वादा हो गया है, उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। जनरली इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन जो चीजें होती हैं वो एग्रीमेंट होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट भी एक एग्रीमेंट है, but this agreement has got some legal identity, or generally this is an agreement among two parties external to the organ, मतलब एक तो आप है और दूसरी पार्टी आपकी external to the organization है। एग्रीमेंट क्या है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही है जिसमें तमाम फंक्शनल हेड या डिपार्टमेंटल हेड्स बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीईओ साहब भी बैठे हुए हैं वगैरह वगैरह, और वहां पे कुछ डिसीजन हुए हैं। अब उस डिसीजन को आप मिनट्स ऑफ मीटिंग में पास करें, आप उसके बाद कोई मेमो इशू करें, व्हाटएवर, और उसमें एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। अब वो प्रोजेक्ट अप्रूवल बेसिकली एक ईमेल की फॉर्म में आ सकता है, वो एक मेमो की शक्ल में आ सकता है, व्हाटएवर इट इज, जिसमें लिखा हुआ है कि जी दिस ऑर्गेनाइजेशन और द सीईओ और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड दिस प्रोजेक्ट with a budget of itna itna with this time duration, the project will start from this date and it must end by this date, और इसमें जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आईटी डायरेक्टर की होगी वगैरह वगैरह जो हम करते हैं, ठीक है? तो ये भी एक चार्टर ही होगा, लेकिन ये चार्टर एग्रीमेंट की शक्ल में होगा बिकॉज इट्स इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाते हो, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के लिए कोई चीज बना रहा है, उसके साथ कोऑपरेट करके मिल के बना रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ये किसी एक्सटर्नल उसके लिए होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो आई कैन से कि हर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, हर कॉन्ट्रैक्ट वो भी एग्रीमेंट ही होता है, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वो एग्रीमेंट जो एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो जनरली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक हो गया जी? सो मुझे
जो भी ये इंफॉर्मेशन, हाई लेवल रिक्वायरमेंट, हाई लेवल स्कोप, हाई लेवल कंस्ट्रेंट, इसके लिए ऑब्वियसली मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा कि उसमें क्या बजट लिखा हुआ है, क्या कंस्ट्रेंट लिखी है। तो एक तो मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट एज एन इनपुट आएगा, ठीक है। ये होगा तो वो जो मुझे 3 चीजें बनानी है, चार्टर बनाना है, स्टेक होल्डर रजिस्टर बनाना है और अजम्पशन एंड कंस्ट्रेंट लॉग बनानी है, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट, उसके या एग्रीमेंट व्हाटएवर। उसके बाद मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कुछ हो रहा है, ईईएफ। एक बात है, ईईएफ के अंदर मैंने आपको 2 चीजें बताई हुई है और समहाउ मुझे अभी ये फील, ये बात करते हुए हो रहा है कि हमने कुछ बातों को तो हाईलाइट किया है, जो इंटरनल फैक्टर हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो तो हाईलाइट किए हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो नहीं किए। बेसिकली ये इट्स एन एनवायरनमेंट, ठीक है। और जिस एनवायरनमेंट में आपका प्रोजेक्ट ऑपरेट करता है वो एनवायरनमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन की भी है। और हमने कहा कि उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कंस्ट्रेंट होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है, ये तो बात ठीक है। उसके अलावा एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट का इस वक्त सिचुएशन क्या है, मार्केट में लेबर कौन सी आपके पास अवेलेबल है, मार्केट में वो स्किल्स अवेलेबल हैं या नहीं है, मार्केट के अंदर स्टैंडर्ड्स क्या चल रहे हैं इस वक्त, मार्केट्स के अंदर प्रैक्टिस क्या चल रही है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये भी आपके वो फैक्टर्स होते हैं। मसलन अगर मैं कहता हूँ कि यार मुझे मैं ना अपना एक प्रोजेक्ट करूंगा और 10 पीएमपी मेंबर्स होंगे, मार्केट में आपको पीएमपी मिलता ही नहीं है, लेट्स से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं, मार्केट में ही नहीं मिलता, शॉर्टेज है, या उनके रेट्स क्या है। अब वो रेट्स जो है वो मेरे लिए एक लिमिटेशन बन जाएंगे। तो ईएफ जो है हम उनको भी कंसीडर करेंगे। देन नेक्स्ट थिंग इज ओपीएस, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स, वो क्या है, हम इनको भी एज एन इनपुट लेंगे ही लेंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा व्हाई दिस प्रोजेक्ट वो स्टार्टेड, वो आपको 2 बिजनेस डॉक्यूमेंट्स याद होंगे, उनका नाम क्या है, business case and benefit management business plan. case and very good and benefit management plan. I would like to see them as a project manager कि यार ताकि वो सारी बातें जो मुझे करनी है, अचीव करनी है, वो मैं इन जगहों से निकाल के और यहाँ पे मैं अपने चार्टर के अंदर बड़ी डिटेल में ये डिफाइन कर दूं। ये मुझे मिलेंगे तो तब मैं वो बातें, कुछ चीजें यहाँ से पिक करूंगा, कुछ यहाँ से उठाऊंगा, कुछ यहाँ से उठाऊंगा, करते करते मैं एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन का सेट बना लूंगा विच विल बी कॉल्ड एज अ चार्टर। तो चार्टर बनेगा और इसी के अंदर जो अजम्पशंस हैं, बेसिकली अजम्पशन एंड कंस्ट्रेंट, उसकी डिटेल अलग से डॉक्यूमेंट। और बाज़ दफा ये भी होता है कि मैं रिस्क रजिस्टर भी अभी शायद बना लूं, ठीक है। कि इस वक्त जो हाई लेवल रिस्क है, ऐसे प्रैक्टिस ये है नहीं, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो जो हाई लेवल रिस्क इधर लिखने हैं उसको अलग रजिस्टर पे भी मैं ऐड कर सकता हूँ इफ आई वांट, बट फॉर नाउ जस्ट इग्नोर। रीटा के अंदर ये लिखा हुआ है, पिमबॉक के अंदर नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं चीज हाईलाइट कर रहा हूँ कि लॉजिकली यस इट मेक सेंस। जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन सॉरी अपने अजम्पशन एंड कंस्ट्रेंट यहाँ चार्टर के अंदर भी लिखे हैं और अलग से अजम्पशन लॉग में भी चढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसी तरह रिस्क को भी कर सकता हूँ, ठीक है। बहरहाल, सो फिर मैं स्टेक होल्डर करूंगा और स्टेक होल्डर के लिए भी उनका एनालिसिस भी करूंगा। तो वो एनालिसिस के अंदर आपको याद है कि उनका क्या रोल है प्रोजेक्ट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो शायद मुझे ईएफ से मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। नाउ डू यू थिंक कि और इसके अलावा कोई चीज होगी मुझे करनी पड़ेगी, या कोई इनपुट है वो कंसिडर करना पड़ेगा? अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये काम करने के लिए आपको क्या टूल्स, टेक्निक्स या क्या क्या काम, मतलब वो स्किल्स या वो क्या या आप कहें कि ये एक्शन लेने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। चार्टर लिखना है तो ऑब्वियसली ये हवा में नहीं लिखेंगे, यू वुड डिस्कस इट विद समवन। तो आप कोई मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे, मीटिंग्स के अंदर आप बैठेंगे, लोगों से डिस्कस करेंगे, लाइक आप स्पॉन्सर से पूछेंगे, आप कस्टमर से कोई इन्फॉर्मेशन है वो लेंगे, दूसरे की फंक्शनल मैनेजर से पूछेंगे, वगैरह वगैरह। आप अपनी एक्सपर्ट जजमेंट यूज कर रहे होंगे और उस जजमेंट, बेस्ट जजमेंट के तहत, यार अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है तो कॉन्ट्रैक्ट की ये क्लॉजेज हमें लाजमी इधर डालनी है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ उसने कि लेट्स से आपने ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा ताकि मेरा स्कोप का कोई एलिमेंट मिस ना हो जाए। अब ट्रेनिंग वुड बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट स्कोप, ठीक है। सो इस तरह ये एक जर्नल आप कह लें कि है जो एक्शंस या काम है या जो इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं इनिशिएटिंग से रिलेटेड। सो ये इनिशिएट कब, इनिशिएटिंग सॉरी, हम इस प्रोसेस को में तक कब आते हैं, जब हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो या जब एक फेज कर रहे हो। तो मैंने आपको कहा था कि वो ए फेज जो है वो भी हम अलग से प्रोजेक्ट के तौर पे उसे ट्रीट करते हैं। सो इट प्रोवाइड्स प्रोजेक्ट मैनेजर विद एन अथॉरिटी, और एक तो सिर्फ अथॉरिटी नहीं देता बल्कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी देता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या काम करना है टू बिगिन द वर्क।
प्रोजेक्ट मैनेजर को जब तक उसका हाई लेवल स्कोप, कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेशन, इतने बजट में करना है, इतने उससे नहीं करना है, रिसोर्सेज कहाँ से लेने हैं, कुछ तो बेसिक पता हो, तब ही वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उसके आगे फर्दर प्लान कर सकता है। तो स्टार्ट विद उसे नेसेसरी इंफॉर्मेशन एज वेल एज पावर एंड अथॉरिटी वो दी जाती है। सो और इसमें इट सेट्स अ विजन फॉर द प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, बेनिफिट्स जो प्रोजेक्ट के थ्रू हम अचीव करना चाह रहे हैं, हाई लेवल स्कोप क्या है, और उस वक्त तक जो नोन कंस्ट्रेंट्स हैं, भाई इतने बजट में है, इतने टाइम में है, वगैरह वगैरह। और दूसरा हमारा काम होता है इनिशिएटिव के अंदर कि हम आइडेंटिफाई करें और एनालाइज करें स्टेक होल्डर्स को, ताकि हम बाद में अपनी उनकी जो अपने प्रोजेक्ट का स्कोप है और प्रोजेक्ट का एक्शंस है, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनकी उम्मीदों पे हम पूरा उतर सके स्टेक होल्डर्स की। प्रोजेक्ट चार्टर, स्टेक होल्डर रजिस्टर आर टू मेजर आउटपुट्स, बट एज आई टोल्ड यू उसके अंदर अजम्पशन लॉग भी आप PMBOK जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। अच्छा जी, अब आपने जो इनपुट से रिलेटेड ये काम करने हैं, आई ऑलरेडी लाइक हाईलाइटेड दिस थिंग फॉर यू हियर। जो अभी हमने डिस्कस किया है सब कुछ वही है कि हम बेनिफिट मैनेजमेंट बिजनेस केस देखेंगे, बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान देखेंगे, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे, कंपनी का कल्चर यानी कि EF वगैरह देखेंगे, उसके बाद OPS को देखेंगे, और इन सारों को देख के मुझे एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है। प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर मैं क्या कुछ लिखूंगा, अपनी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स है, अजम्पशंस है, रिस्क है, कंस्ट्रेंट है, ये डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी और वो डिफाइन करूंगा। और एक काम मैं बड़ा इंपॉर्टेंट इस स्टेज पे करूंगा कि यार क्या इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए आगे चलना मुमकिन है या नहीं है, अदरवाइज मैं इसी चार्टर के अंदर चेंजेस यहीं पे करवा लूंगा बिफोर मूविंग फर्दर। और फिर लार्ज प्रोजेक्ट को कितने फेजेस में करना है वो हम डिसाइड कर लेंगे, मेरे मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा। स्टेक होल्डर्स को देख लिया, अजम्पशन लॉग बन गई, स्टेक होल्डर रजिस्टर बन गया। सो ये मेरे पास मतलब इनिशिएटिंग के एक्शंस यहाँ पे पूरे हो गए। प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए अब ऑब्वियसली प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट जो बनाना है उसकी रिक्वायरमेंट्स है जो अभी तक उस स्टेज तक इनिशिएटिंग के वक्त आपको क्लियर है वो करेंगे। एनी नोन कंस्ट्रेंट्स हैं, कोई इम्पोज कैजुअल बजट या रिसोर्सेज की रिस्क अजम्पशन वगैरह वगैरह, वी हैव कवर्ड ऑल दीस पॉइंट्स। अच्छा जी, उसके बाद आपने कंसीडर क्या करना है कि कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में बाकी कल्चर क्या है और क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, और इंफॉर्मेशन ऑन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट गवर्नेंस से रिलेटेड क्या है, इंडस्ट्री के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या स्टैंडर्ड है, तो फिर हमारी भी मजबूरी है हम वही फॉलो कर रहे होंगे। मार्केट के ट्रेंड क्या है, कोई लीगल, रेगुलेटरी या अदरवाइज ये जो एक्सटर्नल मार्केट वाली बात करते हैं वो क्या है, कंपनी का चेंज कंट्रोल सिस्टम कैसा है, वगैरह वगैरह। और इसी तरह हमने OPS जो है वो भी हम कंसल्ट करेंगे, जिसमें लेस